नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और ये हमारी स्पेशल क्लास। जी हाँ, जो आपका एएनएम, जीएनएम या पीएनएसटी का एग्जाम होने वाला है आपका, उसके लिए ये महत्वपूर्ण क्लास है आपकी ये। तो इस क्लास में हम बात कर रहे हैं भारतीय इतिहास की। तो इस क्लास में हम भारतीय इतिहास को तीन भागों में बांटा जाता है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत या स्वतंत्रता संघर्ष। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन भारत की। तो हम पूरा कंप्लीट करेंगे, केवल हम वही फैक्ट आपको बताएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं पहला आपका प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्रागैतिहासिक काल, तो जिस काल के इतिहास का लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे जो है वो प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। और इसका मुख्य उदाहरण है आपका पाषाण कालीन काल। तो प्रागैतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा गया है। पहला आपका पूरा पाषाण काल, दूसरा आपका है मध्य पाषाण काल और तीसरा है आपका नव पाषाण काल। पाषाण कालीन सभ्यता का सर्वप्रथम अन्वेषण जो है वो 1863 में, जी हाँ 1863 में आपके जो ठुट थे उन्होंने किया। चलिए हम बात करते हैं पुरा पाषाण काल की। तो पुरा पाषाण काल को भी तीन भागों में बांटा गया है। उसमें आपका निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और तीसरा आपका जो है वो उच्च पुरा पाषाण काल। चलिए हम आगे चलते हैं। तो जो मध्य पाषाण काल, दूसरा आपका पाषाण काल है मध्य पाषाण काल। तो इसमें जो मुख्य विशेषता थी कि लोग शिकार और मछली पकड़कर अपना पेट भरने लगे थे। और इस काल का मुख्य जो आपका हथियार था वो था आपका कमान। तो कमान का प्रचलन जो है वो शुरू हो गया था। चलिए अगला देखते हैं हम नवपाषाण काल। इंपॉर्टेंट है आपका ये। तो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि आग की खोज जो है वो किस काल में हुई। तो जी हाँ, नवपाषाण काल में आग की खोज हुई और कुत्ते को पालतू बनाया गया। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका ये भी आता है कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसको मनुष्य ने सबसे पहले पालतू बनाया। तो वो आपका है कुत्ता। चलिए अगला देखते हैं हम। तो अगला आपका जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे, केवल उतनी जानकारी देंगे जितना एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किस तरह का था। तो त्रिभुजाकार का था, ये पूछता है एग्जाम में। और इसका जो फैलाव क्षेत्रफल था वो था आपका 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। और इसका जो समय था, इसका जो काल था, तो वो काल था आपका 2350 से 1750 ईसा पूर्व। ये रेडियो कार्बन C40 के आधार पर जो है वो निर्धारित किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता जो नाम दिया गया है वो आपके दिया गया है, जो पुरातात्विक विभाग था उसके प्रमुख थे आपके सर जॉन मार्शल, इनके द्वारा दिया गया था। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो 1921 में हुई। और इसके स्थान बताया गया इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए हम कुछ और बात करते हैं, जैसे कि बहुत कई लोगों ने अपने अपने हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता का काल बताया है, लेकिन मुख्य काल जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो है आपका जॉन मार्शल द्वारा। और सिंधु घाटी सभ्यता के में जो है वो 6 स्थल पाए गए, जो थे आपके हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था आपका, लोथल है, कालीबंगा है, धोलावीरा है और चंद्रहुदड़ो है। तो इस प्रकार से इन्हीं नगरों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को नगरी सभ्यता कहा गया है। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य फसल थी वो थी आपकी गेहूं और जौ। तो कई एग्जाम में क्वेश्चन बना जाता है ये कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल कौन थी। तो गेहूं और जौ। और शहद का भी इस्तेमाल करते थे। और चावल के दाने, जी हाँ धान जिसको हम बोलते हैं, धान की भूसी के साक्ष्य आपके जो है वो दो स्थानों में मिले हैं, लोथल और रंगपुर में। और हम बात कर रहे हैं मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो में जो दो बृहद इमारतें मिली हैं, तो उसमें से एक तो है आपका बृहद स्नानागार और दूसरा है आपका बृहद अन्नागार। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि विशाल स्नानागार या अन्नागार जो है वो हमको कहाँ प्राप्त हुए। तो मोहनजोदड़ो में। अभी एक चार्ट दिया गया है, इसमें हड़प्पा के जो सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता है उसके बारे में बहुत सारी अच्छी जानकारी है। तो इसमें चार्ट में हमको क्या क्या देखना है, कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, चार्ट आप देख रहे होंगे ये। तो चलिए इस चार्ट पे हम बात करते हैं। तो एक तरफ प्रमुख स्थल लिखा हुआ है, दूसरा वो स्थल किस नदी किनारे है,
वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है और उसका उत्खनन करता कौन थे और कब उत्खनन उसका किया गया। तो चलिए, पहला स्थान है आपका हड़प्पा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का ये खोजा गया पहला स्थल है और इसी के चलते आपका सिंधु घाटी सभ्यता को जो है वो हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो पहला नगर भारत का जो खोजा गया वो था आपका हड़प्पा था। ये रावी नदी तट पर है और वर्तमान में ये मोंट गोमरी पाकिस्तान में है, वहाँ जिला है वहाँ का, वहाँ पर स्थित है। और इसकी उत्खननकर्ता कौन थे आपके, दयाराम साहनी। और ये उत्खनन कब हुआ था, 1921 में। तो इस तरह से हम एक क्वेश्चन आपका यही बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है वो 1921 में किसने की, दयाराम साहनी ने की। और यह इसकी कुछ विशेषताएं थी, जैसे यहाँ पे कांसे की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। तो ये क्वेश्चन अब एग्जाम में आ सकता है कि कांसे की इक्का गाड़ी जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राप्त हुई है। फिर दूसरा हम देखते हैं मोहनजोदड़ो प्रमुख नगर था, ये सिंधु नदी के किनारे था ये, और पाकिस्तान के लरकाना जिले में वर्तमान में इसकी लोकेशन है। और इसकी खोज करता है आपके रखाल दास बनर्जी और इसकी खोज की थी 1922 में। यहाँ पे जो पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है और नृत्य करती हुई कांस की मूर्ति भी यहीं से मिली है। और जैसा हमने पहले बताया आपको, विशाल अन्नागार और स्नानागार आपके यहीं से प्राप्त हुए हैं। अब हमको ये क्या करना है, इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना हमको, सिर्फ ये स्थान कहाँ पे है। जैसे कालीबंगा, कालीबंगा आपका कहाँ पे है, ये आपका श्री गंगानगर राजस्थान में है। इसी तरह से लोथल, जी हाँ लोथल आपका जो भोगबर नदी किनारे है और वर्तमान लोकेशन क्या है इसकी, अहमदाबाद गुजरात है। इससे संबंधित कुछ इंपोर्टेंट है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। तो ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि कौन सा नगर सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। और चावल के दाने भी यहाँ मिले हैं, माने कि चावल के साक्ष्य जो है यहाँ पर मिले हैं। अगला हम स्थान देखते हैं, तो अगला स्थान है आपका बनाबली, ये आपका हिंसार हरियाणा में है। और इसकी इम्पोर्टेंट देखते हैं, और कुछ नहीं इसमें इम्पोर्टेंट है। फिर अगला हम देखते हैं धोला बीरा, तो ये आपका कच्छ गुजरात में है। और इसका देखते हैं, तो यहाँ पे एक स्टेडियम मिला है, जी हाँ खेल का स्टेडियम मिला है, खेल के मैदान भी मिले हैं यहाँ पे, और जलाशय भी यहाँ पर मिला है। चले हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और कुछ बातें करते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो किस हथियार से परिचित नहीं थे, वो किस धातु से परिचित नहीं थे, सभी धातु से परिचित थे, केवल लोहा जो है वो कहीं पे नहीं मिला है। इसलिए कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। चलिए हम अब बात कर रहे हैं वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की। तो सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की खोज आपकी हुई 1921 में। तो इसके पहले ये माना जाता था कि वैदिक सभ्यता जो है वो भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। तो वैदिक काल को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ पे हम बता दें आपको कि उस दौरान जब हमारे जो चार वेद हैं आपकी उनकी रचना हुई थी, तो उसी के आधार पर जो है वो वैदिक काल का निर्धारण हुआ। अब हम चलते हैं जैसे कि वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल दो भाग बांटा हमने, पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल के बारे में, तो ये जो आपकी वैदिक सभ्यता थी इसके निर्माता जो है वो आपके आर्य थे। और आर्य जो है वो भारत के नहीं थे, बल्कि जो है वो बाहर से आए हुए थे। तो जो आपके मैक्स मूलर हैं, इतिहासकार हैं, इन्होंने ये कहा है कि आर्य जो है वो कहाँ से आए, तो इनका कहना है कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए। ये संगठन है, इसकी सबसे छोटी इकाई कुल है आपकी, और सबसे बड़ी इकाई जो है वो आपकी जो है वो जनपति या राजा या राजन है। और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है आपका, तो उसके 7वें मंडल में एक युद्ध का उल्लेख मिलता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है आपका एग्जाम में कि दशराज युद्ध का उल्लेख जो है कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, ये हमने बता रहे हैं आपको, एग्जाम में आता है ये। और इस युद्ध में जो है वो राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच युद्ध का उल्लेख मिलता है। और इस युद्ध में जो है वो रावी की नदी किनारे पे लड़ा गया युद्ध ये, और इसमें सुदास की जो है वो विजय हुई। केवल हम आपको इम्पोर्टेंट चीज बता रहे हैं, इम्पोर्टेंट चीज ही हम आपको बताने जा रहे हैं, हम बहुत ज्यादा इसमें अनावश्यक चीजें नहीं बता रहे हैं, क्योंकि एग्जाम आने वाला है आपका, बहुत समय नहीं है। केवल आप इम्पोर्टेंट चीज पढ़िए
और जैसे उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल में जो मुख्य देवता थे वो आपके इंद्र और वरुण हो गए थे, जबकि पहले जो है वो वरुण आदि के स्थान ले, इंद्र तथा वरुण आदि का स्थान प्रजापति, विष्णु और रुद्र शिव ने ले लिया। इस चार्ट में कुछ नहीं दिख रहा है इंपॉर्टेंट, चलिए अगले चलते हैं, चलिए और चलते हैं आगे। महत्वपूर्ण है आपका ये। इसके पहले थोड़ा सा हम और बता दें कि वेदों की संख्या 4 है। सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है, सबसे नया वेद आपका जो है वो अथर्ववेद है, और ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है, इस किताब में उसका उल्लेख नहीं है इसलिए हम बता रहे हैं। और एक है आपका कि जादू टोना से कौन सा वेद संबंधित है, तो वो है आपका अथर्ववेद। और एक क्वेश्चन आपका ये भी आता है कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, तो वेद आपका वो है सामवेद। तो सा से संगीत, सा से सामवेद। चलिए हम अगला चलते हैं, जैन धर्म। तो जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे आपके, वो थे आपके महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी जैन धर्म में जो है वो 24 तीर्थकर थे, 24वें तीर्थकर थे। और जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए, तो आपके 24 तीर्थकर हुए। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है आपका। और जो आपके महावीर स्वामी थे, तो इनका जन्म जो है वो 540 ईसा पूर्व में जो है वो वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था आपका। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम तिसला था। और आगे चलते हैं, तो 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जुम्भिक गांव के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर, जी हाँ, साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद इनके कई नाम चल निकले, जैसे जिन्न, अरहत, निर्गंथ आदि। और महावीर स्वामी का विवाह जो है वो यशोदा से हुआ था। और इनकी एक पुत्री थी, उसका नाम था प्रियदर्शनी। चलिए, और इनकी मृत्यु जो है तो 72 वर्ष की आयु में पावा राजगृह के पास मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजमहल में इनकी जो है वो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। तो स्थान पूछता है आपका, तो पावापुरी बोल देते हैं, पावा में। तो महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई, पावा में हुई। और इनके तीर्थकर, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। लेकिन यदि क्वेश्चन ये पूछता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो फिर आपका आंसर होगा महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह था वो था आपका सिंह। और जैन धर्म में उपवास द्वारा, है ना, व्रत रख करके प्राण त्यागने की प्रथा को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं आपका सल्लेखन। सल्लेखन, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है आपके कि सल्लेखन क्या है, तो जैन धर्म में उपवास द्वारा प्राण त्यागने की एक जो है वो प्रक्रिया है। चलिए अगला धर्म देखते हैं हम। अगला धर्म आपका है बौद्ध धर्म। जी हाँ, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे आपके, गौतम बुद्ध थे। और इनके बचपन का नाम भी पूछा गया एग्जाम में, तो इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। और इनका जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के पास जो है वो लुम्बिनी वन, जी हाँ, लुम्बिनी वन में हुआ था। अगला इसका देखते हैं, इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम जो है वो माया देवी था। और दुर्भाग्य से कहें कि इनकी माता का निधन इनके जन्म के 7वें दिन में ही हो गया था। तो इनका पालन पोषण जो है वो इनकी मौसी और सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि गौतम बुद्ध का जीवन पालन पोषण जो है वो किसने किया, तो प्रजापति गौतमी ने। और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम जो है वो राहुल था। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई, तो ये आपका गया है, बिहार में, बौद्ध गया। वहां पर इनको जो है वो पीपल के वृक्ष के नीचे जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई। और देखते हैं, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा। हाँ, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि त्रिरत्न किससे संबंधित है, तो त्रिरत्न आपके जो है वो किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। वो क्या है आपका, बुद्ध, संघ और धम्म। चलिए, हाँ, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण या मृत्यु कहाँ हुई, है ना, ये क्वेश्चन पूछता है आपका, इनकी मृत्यु कहाँ हुई। तो इनकी मृत्यु हुई है आपकी 80 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश में देवरिया के पास जो है वो कुशीनारा एक स्थान है, वहां पे इनकी मृत्यु हुई। और एक चुंद नामक इनका जो अनुयायी था, उसके द्वारा दिए गए भोजन के पश्चात इनकी जो है वो मृत्यु हो गई। और एक क्वेश्चन और पूछता है आपका कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया, तो इन्होंने पहला उपदेश अपना दिया सारनाथ। तो सारनाथ आपका जो है बिहार में है ये।
तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। और गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म में जो है 4 महत्वपूर्ण बौद्ध सभाएं हुई, जिनको बौद्ध संगीतियां कहा जाता है। तो इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो जो प्रथम बौद्ध संगति है, ये इसका स्थान पूछता है कहाँ पे हुई है, तो ये आपके राजगृह में हुई। और किस शासक के समय हुई है, तो अजाद शत्रु। और दूसरी बौद्ध संगति आपकी वैशाली में हुई और शासक था आपका कालाशोक। तीसरी बौद्ध संगति आपकी पाटलिपुत्र में हुई और शासक थे आपके अशोक। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगति हुई, तो कौन सी हुई, तृतीय बौद्ध संगति। और चौथी बौद्ध संगति आपकी जो है कश्मीर कुंडलवन में हुई और राजा जो थे वो थे आपके कनिष्क थे। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछता ही है कि किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म जो है वो हीनयान और महायान, जी हाँ, हीनयान और महायान 2 शाखाओं में बट गया। तो ये चौथी बौद्ध संगति के बाद ही ये घटना हुई आपकी कि वैचारिक मतभेद होने के चलते बौद्ध धर्म जो है वो हीनयान और महायान 2 भागों में बट गया। ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि हीनयान और महायान किस धर्म की जो है वो 2 शाखाएं हैं, किस धर्म की है, आपकी बौद्ध धर्म की है। चलिए, ये इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए चलिए हम आगे चलते हैं। आगे आपका जो है वो मौर्य वंश। तो ये भारत का पहला विस्तृत वंश था जिसके बारे में हमको लिखित साक्ष्य जो है वो प्राप्त होते हैं। तो मौर्य वंश का संस्थापक वो था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्रधानमंत्री, जी हाँ नाम सुना होगा आपने, चाणक्य, कौटिल्य, एक ही नाम है, कि इनकी मदद से जो है वो नंद वंश के जो अंतिम शासक थे आपके धनानंद, उनकी हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की। और मौर्य वंश की स्थापना करने में कश्मीर के एक शासक जो है वो प्रवर्तक ने चंद्रगुप्त की जो है वो सहायता की थी। चलिए आगे देखते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया और उनकी पुत्री कार्नेलिया से जो है विवाह भी किया। और विवाह में इनको काफी कुछ प्राप्त हुआ। और एक आपका मेगास्थनीज है, तो ये आपका सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था आपका। और इसने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक को कई जगह पूछा गया है, वो है आपकी इंडिका। तो पूछ सकता है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपके मेगास्थनीज है। और मेगास्थनीज कौन था, तो ये आपका सेल्यूकस निकेटर, जी हाँ, सेल्यूकस निकेटर यूनानी शासक था, उसका राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार जो है वो गद्दी पर बैठा। और उसके बाद जो शासक था आपका अशोक, तो अशोक बौद्ध धर्म का सबसे प्रभावशाली और महत्वपूर्ण शासक था, जिससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये बनता है कि अशोक गद्दी पर बैठने के पहले क्या था, तो ये लिखा हुआ है राजा बनने से पूर्व वह जो है वो अवंती, जी हाँ, मध्य प्रदेश का जो उज्जैन है उसी का नाम अवंती है, वहां का राजपाल था। और धार्मिक ग्रंथों में ये भी कहा जाता है कि अशोक जो आगे चल करके अहिंसावादी के लिए जाना जाता है, उसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके जो है वो गद्दी प्राप्त की थी। और अशोक के जो शिलालेख हैं काफी प्रसिद्ध हैं। तो भारत में शिलालेख की परंपरा जो है वो अशोक ने शुरू की थी, माने बड़े बड़े पत्थरों पर लिखना, इसी को बोलते हैं शिलालेख। तो इस शिलालेख में उसके जो 13 शिलालेख हैं, जी हाँ, ये देख रहे हैं आप, 13 शिलालेख हैं। ये काफी महत्वपूर्ण शिलालेख हैं। इनमें से कुछ आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे कि किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई, तो आपका आंसर है पहला शिलालेख। और अशोक ने एक धर्म की स्थापना की थी, उसका नाम था धम्म। तो तीसरे शिलालेख में धम्म के बारे में काफी जानकारी मिलती है। और अशोक द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था आपका कलिंग का युद्ध, जिस युद्ध के बाद अशोक ने जो है वो युद्ध ना करने का निर्णय लिया था। तो ये कलिंग युद्ध का उल्लेख जो है वो आपके 13वें शिलालेख में मिलता है। और 14 शिलालेख थे इसके, बृहद शिलालेख। और 14वें शिलालेख में इसका जो है धार्मिक जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा के बारे में काफी अच्छा बताया गया है। और इसमें कुछ चीज छूट रही है इस किताब में, जैसे कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ा किसने पढ़ा, प्रिंसेप ने। तो कैसे याद रखेंगे, पासे पढ़ा पासे प्रिंसेप। और अशोक का प्रधानमंत्री कौन था, तो आपका जैसा हमने बता चुके पहले कि चाणक्य था। इसी की सहायता से अशोक ने जो है वो
मौर्य वंश, वो अशोक बोल रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो मौर्य वंश की स्थापना की थी। और चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी, वो खूब पूछता है, वो पुस्तक है आपकी अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य आपके। और ये हमने बता दिया आपको कि ये राजदूत जो था मेगास्थनीज, इसने भी एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था इंडिका। थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन हम इसमें आपका प्राचीन भारत का इतिहास पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। इससे थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप लास्ट तक देखें। बहुत कम समय में आप का जो है वो सामान्य ज्ञान की तैयारी इससे संभव हो जाएगी। चलिए हम बात करते हैं मौर्योत्तर काल, माने मौर्य वंश के बाद जो है वो कुछ वंश हुए आपके, उसके बारे में थोड़ा सी हम जानकारी देना चाहते हैं। जैसे पहला वंश है आपका शुंग वंश। तो इसकी स्थापना जो है वो किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने, जो मौर्य वंश में जो है सेनापति था, और इसने मौर्य वंश के अंतिम शासक, जी हाँ, बृहदत्त की हत्या करके जो है वो शुंग वंश की स्थापना की। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। शुंगों की राजधानी जो है वो विदिशा थी, मध्य प्रदेश में है ये। और महाभाष्य की पुस्तक के रचयिता जो है पतंजलि है आपके। तो ये आपके पुष्यमित्र के जो है वो पुरोहित थे, माने उनके दरबार में थे ये। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है पुष्यमित्र के बारे में कि इसने जो है वो 2 अश्वमेध यज्ञ किए। चलिए अगला वंश देखते हैं, कण्व वंश। तो इसके संस्थापक थे आपके वासुदेव, जिन्होंने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की स्थापना की। और इम्पोर्टेंट नहीं है, अगला वंश है आपका कुषाण वंश। जी हाँ, तो कनिष्क 78 ईस्वी में शासक बना। तो इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था, वो था आपका कनिष्क था। और कनिष्क ने एक संवत चलाया, ये संवत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो संवत कौन सा है आपका? शक संवत 18 ईस्वी में। और भारत सरकार द्वारा इस संवत का जो है वो प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया। अब हम बात कर रहे हैं गुप्त वंश की। तो मौर्य वंश के बाद भारत का दूसरा बड़ा वंश जिसका काफी विस्तार था, वो था आपका गुप्त वंश। तो चलिए देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। तो घटोत्कच के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का जो है वो शासक बना। और इसने जो है वो महाराजा धीराज की पदवी धारण की, और इसने भी एक वंश की शुरुआत की, गुप्त संवत की, है ना, गुप्त संवत की इसने शुरुआत की 319 320 में। फिर गुप्त वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था वो था आपका समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त कौन था आपका? ये चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठा, और एक महान योद्धा था ये। और इसके बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है आपके किसको? ये आपके समुद्रगुप्त को। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य शासक बना, और इसकी प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र थी। जी हाँ, पटना का आधुनिक नाम है, ये नया नाम है। और इसकी जो द्वितीय राजधानी थी, तो मध्य प्रदेश का जो उज्जैन है, उज्जैनी इसकी दूसरी राजधानी थी। और इसके दरबार में नौरत्न हुआ करते थे, जिसमें से प्रमुख विद्वान थे आपके कालिदास का आपने नाम सुना है। तो कालिदास आपके जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में थे। इसके अलावा धनवंतरी और आपके अमर सिंह, बराह मिहिर, सब जो है आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। और एक क्वेश्चन आपका ये एग्जाम में खूब आता है कि चीनी यात्री फाहियान जो है वो किसके दरबार में भारत आया था? तो ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा आपके इस हिस्ट्री में काफी चंद्रगुप्त नाम से काफी शासक हुए हैं। तो ये गुप्त वंश का शासक है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। उसी के समय आपका जो है चीनी यात्री फाहियान आया था। उसके बाद आपका कुमारगुप्त शासक बना। और इससे जो इम्पोर्टेंट पूछता है, कुमारगुप्त प्रथम ने, जो गुप्त वंश का था, इसके शासनकाल में जो है वो भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में है आपके, उसकी स्थापना की गई। उसके बाद आपका स्कंदगुप्त आया। तो स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झीलों का जो है वो जीर्णोद्धार करवाया। अब कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं गुप्त काल की, जैसे कि कालिदास की 7 पुस्तकें काफी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कौन कौन सी हैं आपकी देख लें, एग्जाम में आती हैं आपकी। रघुवंश, ऋतु संहार, मेघदूतम,
और ये आपकी नीचे लिखी हुई है नाटक है, ये 3 नाटक है इनके, 4 नाटक है। बिकमो बरसियम, माल विकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और कुमार संभव। और पुस्तकें देखते हैं इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट पुस्तकों हमको दिख नहीं रही ज्यादा, इसमें देखते हैं और देखते हैं और देख रहे हैं मुद्रा राक्षस। तो ये पुस्तक किसकी है? तो ये आपके विशाखा दत्त की है। ये पुस्तक एग्जाम पूछी गई है कि मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपके कौन है? विशाखा दत्त है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन देखिए इसको, क्योंकि इसमें हम प्राचीन भारत का इतिहास पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, कोई भी हम महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं छोड़ रहे हैं। तो अब गुप्त काल के बाद, जब गुप्त काल का पतन हो गया तो उसके बाद कुछ छोटे छोटे वंश आए जिनको हम गुप्तोत्तर वंश के नाम से जानते हैं। तो एक वंश है आपका पुष्टभूति वंश, या इसको वर्धन वंश भी बोलते हैं। और इसका जो प्रथम स्वतंत्र शासक था वो था आपका प्रभाकर वर्धन, जिसने भी महाराजा धिराज की उपाधि धारण की। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण शासक है वो है आपका हर्षवर्धन, जो 16 वर्ष की उम्र में थानेश्वर के राज सिंहासन पर आसीन हुआ। और हर्षवर्धन कौन था आपका? तो ये प्रभाकर वर्धन का छोटा पुत्र था। और देखते हैं हर्षवर्धन जो है वो युद्धों में काफी संलग्न रहा। और एक क्वेश्चन आपका यही पूछता है कौन सा राजा उच्च कोटि का कवि भी था? तो जी हाँ, आपका आंसर है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन एक उच्च कोटि का कवि भी था। और उसकी 3 संस्कृत में ग्रंथ है आपके, वो आपके हैं नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। तो इन 3 नाटकों के लेखक कौन है आपके? हर्षवर्धन है। और हर्षवर्धन के दरबार में आपका जो है वो कादम्बरी और हर्षचरित्र पुस्तक के लेखक, जी हाँ नाम सुना होगा आपने, बाण भट्ट। तो बाण भट्ट जो है वो किसके दरबार में था? तो आपके हर्षवर्धन दरबार में था। और इसकी पुस्तकों के नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में। पुस्तक कौन कौन सी है? कादम्बरी और हर्षचरित्र। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको ये पूछता है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके समय जो है वो भारत आया? तो ये आपके हर्षवर्धन के समय आया। कौन आया यात्री आया? ह्वेनसांग। तो कैसे याद रखेंगे? हा से हर्षवर्धन, हा से ह्वेनसांग। अब चलिए हम बात कर रहे हैं उत्तर भारत की। तो उत्तर भारत में भी कुछ वंश हुए, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जो पॉइंट महत्वपूर्ण है हम केवल वही बता रहे हैं। तो पाल वंश, तो इसके संस्थापक हैं आपके गोपाल ने इसकी स्थापना की। और इसमें कोई इंपोर्टेंट हमको नहीं मिल रहा है। चलिए एक और देखते हैं, धर्मपाल। इस वंश का जो एक प्रमुख शासक है, शक्तिशाली शासक था। और इसने जो है वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो है वो स्थापना की। फिर आपका गुर्जर प्रतिहार वंश है, इसमें हमको संस्थापक मिल रहा है। संस्थापक है आपके हरिश्चंद्र संस्थापक है। और इस जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, इसका शासन मुख्य रूप से जो मध्य प्रदेश में मालवा का एरिया है वहां पे इनका शासन था। और कोई इंपोर्टेंट हमको नहीं दिख रहा है। अगला इंपोर्टेंट वंश है आपका चौहान वंश। जी हाँ, पृथ्वीराज चौहान वाला वंश। तो ये दिल्ली और अजमेर में था इसका विस्तार। और 7वीं सदी में वासुदेव द्वारा जो है वो चौहान वंश की स्थापना की गई। तो पूछ सकता है कि चौहान वंश की स्थापना किसने की गई? तो शासक जो है वो आपके वासुदेव ने की। और इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक, सबसे चर्चित शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसको हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जानते हैं। एक शक्तिशाली शासक था ये। और इसके दरबार में आपके एक लेखक थे चंद्रबरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो पुस्तक की रचना की। और आपने ये युद्ध सुने होंगे, तराइन के युद्ध। तो तराइन के 2 युद्ध हुए, दोनों के सन आप पूछे जाते हैं आपके, और इसमें रिजल्ट क्या रहा? तो तराइन का प्रथम युद्ध आपका 1191 में हुआ। और इस युद्ध में जो है वो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से पराजित किया। लेकिन आगे चल करके तराइन के द्वितीय युद्ध में जो आपका 1192 में हुआ, इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित करके और उसकी हत्या कर दी। अगला वंश है आपका सिसोदिया वंश। जी हाँ, और सिसोदिया वंश ये मुख्य रूप से आपके मेवाड़ क्षेत्र जो आपके राजस्थान में आता है वहां पे है, ये वहां पे था। और इसकी राजधानी जो है वो आपकी राजस्थान में जो चित्तौड़ है वहां पे इसकी राजधानी थी। और ये स्वयं को जो है वो सूरवंशी कहते थे। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण शासक
वो था आपका महाराणा प्रताप, नाम सुना होगा आपने इनका। और महाराणा प्रताप ने जो है वो महत्वपूर्ण शासक थे। और एक आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि विजय स्तंभ, जी हाँ, चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ है, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था। और 1576 में राणा प्रताप और अकबर के मध्य जो है वो एक युद्ध हुआ था आपका, वो है आपका हल्दी घाटी का युद्ध। तो इसका उल्लेख आगे भी मिलेगा, आगे भी हम बताएंगे इसको। चलिए अगला वंश है आपका परमार वंश। ये आपके मध्य प्रदेश का जो मालवा का एरिया है वहां पे इसका शासन था आपका। और इसके संस्थापक थे आपके, देखिए, उपेंद्र राज। और इसकी राजधानी आपकी जो है वो धारा हुआ करती थी। तो इसकी प्राचीन राजधानी उज्जैन थी और जो इसकी नई राजधानी थी वो थी आपकी धारा। और एक आपने राजा भोज का नाम सुना होगा, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। तो राजा भोज आपके इसी परमार वंश का एक शक्तिशाली शासक था, और जिसने भोपाल, जी हाँ, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, उसकी स्थापना करवाई थी। और इन्होंने जो है वो उज्जैन में एक सरस्वती मंदिर का भी निर्माण करवाया। और चलिए अब हम चलते हैं दक्षिण भारत में। जी हाँ, जो आपका दक्षिण भारत है वहां पे भी कुछ महत्वपूर्ण वंश हुए। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कुछ क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, हम वही आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो दक्षिण भारत के वंशों में एक वंश है आपका पल्लव वंश। और इस वंश के संस्थापक जो थे, तो संस्थापक आपको दिमाग में रखना है, याद करना है। तो वो थे आपके सिंह विष्णु। और इनकी राजधानी जो थी वो थी कांची, या इसका नया नाम भी है कांचीपुरम। और एक क्वेश्चन आपको ये पूछता है कि कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो पल्लव वंश के शासक थे नरसिंह वर्मन सेकंड ने। अगला आपका दक्षिण भारत का जो महत्वपूर्ण वंश है वो है आपका राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे आपके? दंती दुर्ग। तो कोई चीज हम कूट कूट के खाते हैं, किससे खाते हैं? दांत से खाते हैं। तो इस तरह राष्ट्रकूट, तो कूट याद रखें, कूट से हम कौन चीज खाते हैं, कूट कूट के हम क्या खाते हैं, किससे खाते हैं? तो हम दांत से खाते हैं। तो इस तरह से इसके संस्थापक हो जाएंगे आपके दंती दुर्ग। और इनकी राजधानी थी मानखेत, राजधानी थी। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि जो एलोरा, जी हाँ, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। तो राष्ट्रकूटों ने करवाया। और यदि राष्ट्रकूट शासक का नाम पूछा जाता है तो आपका कृष्ण प्रथम ने। तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूटों ने करवाया। यदि राजा का नाम पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा कृष्ण प्रथम। और एलोरा की गुफाएं और एलिफेंटा की गुफाएं ये आपके महाराष्ट्र में है। और एलोरा में जो है वो 34 गुफाएं हैं। और एलोरा की गुफाएं जो है वो किसी एक धर्म से संबंधित नहीं है, आपके बौद्ध धर्म है, आपका हिंदू धर्म है और जैन धर्म है, इनसे संबंधित है। तो ये क्वेश्चन आपका आता है कि एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से है? तो 3 धर्मों से है, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म। चलिए अगला हम बात करते हैं चालुक्य वंश की। तो दक्षिण भारत का एक प्रमुख वंश था। और चालुक्य वंश जो है वो 3 शाखाओं में बटा हुआ था आपका। एक तो आपका कल्याणी का चालुक्य, दूसरा आपका वातापी और तीसरा आपका बैगी। तो अब हम बात कर रहे हैं कल्याणी चालुक्य वंश की। तो कल्याणी के चालुक्य वंश का इतिहास जो है तैलप सेकंड, जी हाँ, तैलप सेकंड जो आपका कल्याणी चालुक्य वंश का एक प्रमुख शासक था, तो उससे प्रारंभ होता है। और अगला हम देखते हैं चालुक्य वंश वातापी, या बादामी बोल देते हैं इसको। तो इस वंश की स्थापना जो है वो पुलकेशिन प्रथम ने की थी और राजधानी बनाई थी अपनी वातापी। फिर तीसरी शाखा, सबसे कमजोर शाखा कह सकते हैं इसको हम, वो है चालुक्य वंश की बेगी शाखा। तो पुलकेशिन द्वितीय के भाई एवं राजपाल विष्णुवर्धन ने आंध्र प्रदेश में बैगी वंश की जो है वो इस शाखा की स्थापना की। और इसकी राजधानी आपकी जो थी बैगी थी। चलिए दक्षिण भारत के प्रमुख वंशों में यदि हम चोल वंश की चर्चा ना करें तो हमारा ये अधूरा रहता है। तो चलिए हम चोल वंश की बात कर रहे हैं। दक्षिण भारत का प्रमुख वंश था ये। और आपकी पोन्नार और कावेरी नदी के पूर्वी तट पर स्थित था ये। और इसके संस्थापक थे आपके विजयालय। तो इसको याद रखिएगा, राजधानी इसकी तंजौर थी। इसमें एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है चोल वंश में कि इसका एक शासक था आपका राजेंद्र, जिसको दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज और देख रहे हैं हम कि जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई? तो वो मुख्य रूप से हमने जो है वो चोल वंश से ग्रहण की।
और एक वंश भारत का जो इसकी अपनी स्वयं की जल सेना थी, तो वो था आपका चोल वंश। तो इसकी जल सेना काफी महत्वपूर्ण थी। और इस समय का जो महत्वपूर्ण बंदरगाह था वो था आपका कोबरी पट्टनम। तो ये हमारा मध्यकालीन भारत था। सेकंड वीडियो हम जल्दी ही बनाएंगे, उसमें हम चर्चा करेंगे भारत के का इतिहास। इसमें हम लेंगे मध्यकालीन भारत, उसमें आपका मुख्य रूप से दिल्ली सल्तनत आपका आ जाता है। और तो इसको हम वीडियो बनाएंगे और आप थोड़ा सा वेट करिए, हो सकता है आधी रात के हम इसका वीडियो बना दें। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एएनएम, जीएनएम या पीएनएसटी के लिए। और अन्य एग्जाम, मध्य प्रदेश के जो भी एग्जाम है या इंडिया लेवल के जो एग्जाम है, सभी के लिए हमारा ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। तो इसे देखें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, काफी टाइम भी लगता है। तो एक बार सब्सक्राइब करेंगे तो हमको जो है वो इससे प्रोत्साहन मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।